जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? वेलकम टू अनदर सेशन। हमारी बात अधूरी रह गई थी कि मैं उसको रिकैप कर देता हूँ। मैंने सवाल ये किया था कि अगर एक बंदा जो है वो उसने 10,000 इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसको साल के ₹2,000 का प्रॉफिट मिलता है, तो वो उसका, क्योंकि 2,000 डिवाइड बाय 10,000 इज़ इक्वल टू 20% ऑफ द रिटर्न। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई है और एक और बंदा आ गया है जो कह रहा है कि मुझे 15% रिटर्न भी काफ़ी है। तो उस और उसके पास जो है वो एक ही बंदा है जिसके पास वो इन्वेस्टमेंट है और वही सेल कर सकता है। तो क्या तरीक़ेकार होगा कि वो जो ए है जिसके पास इस वक्त ₹10,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है, वो, क्योंकि उसको तो साल के ₹2,000 मिलते हैं, तो वो क्या करे, वो किस प्राइस पे अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करे कि सामने वाले को जो है वो 15% का प्रॉफिट हो। 15% का प्रॉफिट कैसे हो? उसको तो साल के ₹2,000 भी मिलेंगे। अगर वो खरीद लेगा उससे इन्वेस्टमेंट, तो उसको ₹2,000 मिलेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है और इसी तरीके से आप जो है वो कैलकुलेशन करके अपनी इन्वेस्टमेंट का टारगेट भी कर सकते हैं कि देखें, अब ए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ₹10,000 की हुई है और उसको साल के 2,000 मिलते हैं, मतलब वो 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो उसने इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है? ₹10,000 की। अब बी आया और बी ये कह रहा है कि मुझे 15% प्रॉफिट भी काफ़ी है। तो या तो वो क्या करे कि ₹10,000 की इन्वेस्टमेंट बाय करे, लेकिन उसको साल के ₹1,500 मिलने चाहिए। लेकिन रुपी टर्म में या अमाउंट टर्म में उसको जो पैसे मिलेंगे वो तो ₹2,000 ही मिलेंगे उस इन्वेस्टमेंट से। तो फिर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है और इसी कैलकुलेशंस को जो है वो वैल्यूएशंस का भी नाम दिया जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और लेमैन तरीके से आपको समझा रहा हूँ और मैं आगे उसकी आपको स्टोरी समझाऊंगा कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। तो आप ये बात समझिएगा कि अब आप बड़ा क्रिटिकली देखिएगा कि अगर ₹2,000 मिल रहे हैं तो और मुझे 15% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या कैलकुलेशन करूं? तो आप सिंपल इसको जो है वो 2,000 को डिवाइड करेंगे 15% से। 2,000 रुपीज आपको साल के मिल रहे हैं, उसको आप डिवाइड कर देंगे कि आपका टारगेट ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज टर्म में क्या है। परसेंटेज टर्म में आपका टारगेट ऑफ द प्रॉफिट है 15%। तो जो सेलर होगा, जो ए है, वो ये सोचेगा कि मैं कितने रुपए पे इसको सेल करूं कि मुझे जो 20% बच रहा है वो उसको 15% बचे। तो वो अगर ₹13,333 पर उस इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा, तो उस सामने वाले को जिसने खरीदा है, क्योंकि अब उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 नहीं रही और ₹13,333 हो गई है, जब उसको 2,000 मिलेंगे तो वो 2,000 का जो परसेंटेज टर्म में रिटर्न होगा वो होगा 15%। कैसे? आप एक दफा फिर कीजिए, मैं भी आपके सामने करता हूं कि 2,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 13,333, तो ये 15% रिटर्न बन गया। ₹13,333 की अमाउंट बनी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इन्वेस्टमेंट उसने की हुई थी ₹10,000 की, उसकी वैल्यू ₹13,333 हो गई, क्योंकि एक और बायर आ गया है किसी भी डायनामिक की वजह से। हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो गया हो, ऑफ कोर्स इसी वजह से, क्योंकि और कहीं उसको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो वो 15% रिटर्न को भी गनीमत जान के आपसे वो इन्वेस्टमेंट बाय करना चाह रहा है, जो बी है। तो जब वो बी बाय करना चाह रहा है तो वो एक एक्सेस अमाउंट पे कर रहा है। आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट पे की हुई थी और आपको जो प्रॉफिट मिलता था वो साल का 2,000 मिलता था। तो आपका परसेंटेज टर्म में जो रिटर्न बनता था वो, और अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो जो आपका प्रॉफिट होता है, जब आप उसको परसेंटेज में काउंट करते हैं तो वो साल की बेसिस के ऊपर काउंट होता है। जब आप कहते हैं कि मुझे 20% बचा, तो इसका मतलब है आपको पूरे साल में 20% बचा। ठीक है? इसी तरीके से जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो वो चाहे आपको डेली बेसिस पे बताएंगे आपको डेली के ₹700 बचेंगे, 500 या कोई भी अमाउंट बचेंगे, लेकिन अगर आप उसको ईयरली पे कैलकुलेट करेंगे, और ये ऑफ कोर्स एक जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती उतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, जिसमें बहुत सारी जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप सोच लें कि यार आपको महीने के कोई ₹500 दे रहा है, तो 12 महीने के हिसाब से वो आपको ₹6,000 दे रहा है, और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर जो है वो ₹1,00,000 की हुई है, तो मतलब 6% आपको प्रॉफिट हुआ। एक नॉर्मल टर्म में मैं बात कर रहा हूं। तो ये तरीकेकार था आपको। तो अब क्या हुआ कि जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट 13,300 हो गई। तो क्यों हो गई? क्योंकि प्रॉफिट तो 2,000 से ऊपर नहीं आ रहा। जो जो उसकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ने की वजह थी, वो एक्चुअल में ये थी कि आपसे कम परसेंटेज टर्म में किसी और को वो इन्वेस्टमेंट करना फीजिबल लगता है। किसी और के लिए 15% रिटर्न भी काफी है कंपेयर टू आप जो 20% रिटर्न ले रहे थे। तो आपकी प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अगर अच्छा इसकी जगह पे अगर आप ये सोचें कि अमाउंट वही रहता और प्रॉफिट, अब दूसरा सवाल जो मैं आपको थ्रो कर रहा हूं, लेकिन उसका जवाब भी मैं बाद में दूंगा, कि फर्स्ट करें अगर ये 2,000 के प्रॉफिट जो आपको ईयरली मिल रहा है, अगर वो 3,000 हो जाए, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी? और फिर अगर आप किसी को सेल करेंगे तो वो कितने पे करेंगे, कैसे करेंगे? ये एक, आई एम श्योर कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे सुनने वालों के लिए, क्योंकि मेरे सुनने वालों में जो पब्लिक है वो एक जनरल पब्लिक है। तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको आप फिगर आउट करें। अच्छा अब एक बात समझिएगा, देखिए कोई भी काम करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
एक तो बड़ा रेडीमेड तरीका है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का या अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी के थ्रू मैनेज करवाने का, वो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स बाय करना है। लेकिन मैं कभी इस बात को सजेस्ट नहीं करता कि आप अपने पैसे किसी को दें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई आपको क्यों कमा के देगा, आपको कभी भी कोई कमा के नहीं देगा। ये तो एक रूल ऑफ थंब है और यूनिवर्सल लॉ है कि आपको कोई कमा के नहीं दे सकता, चाहे वो मैं हूं या चाहे वो कोई और हो। आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है, और अपनी मेहनत खुद करने के लिए और अपना प्रॉफिट खुद बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, थोड़ा फोकस लगाना पड़ता है। आपको एंटरटेनमेंट की रील्स देखने के बजाय इस तरह की वीडियो सुननी पड़ती हैं, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल से थोड़ी बोरिंग भी होती होंगी और थोड़ा अजीब भी लगता होगा, लेकिन ये इस टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे थे स्टॉक वैल्यूएशन की कि भाई वैल्यूएशन जो है वो 10,000 रुपये की थी और वो 13,000 रुपये पे पहुंच गई, तो ये उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो अब जब मार्केट में लोग किसी शेयर प्राइस को देखते हैं कि उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, तो वो दो तीन तरीकेकार होते हैं। आप खुद सोचें कि एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई इंटरेस्ट रेट नीचे हो गया और अब लोगों को 20% से 15% प्रॉफिट भी काफी है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ गई। अब इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ने का मतलब यह है कि जो उस बंदे ने उस कंपनी में, चाहे वो कितने भी शेयर्स लिए हो, वो 10,000 के जो शेयर्स लिए थे उनकी वैल्यू 13,333 रुपए हो गई। उसमें एक भी शेयर हो सकता है, जैसे मैंने आपको मार्केट कैप का और फ्लोट का बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स का एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, और वो 100 शेयर्स भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर शेयर की वैल्यू पर। लेकिन हम ओवरऑल अमाउंट की बात करते हैं कि अगर उसने 1000 रुपए का एक शेयर, 1000 शेयर्स लिए थे और 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो आप समझ लें कि उसकी प्राइस टोटल में 13,333 रुपए हो गई। तो ये 13,333 माइनस 10,000, 3,333 रुपए का इसको कैपिटल वैल्यू, कैपिटल गेन हुआ। जो इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपए का, उस कैपिटल की अब वैल्यू हो गई है 13,333 रुपए। ठीक है। अब एक तो ये वजह हुई कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया और लोगों को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नीचे आ गया, तो लोगों ने उसकी वजह से ऐसे प्राइस, या आप इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ गई, या उसको इन्वेस्टमेंट की प्राइस को हम कह लेते हैं स्टॉक की प्राइस, तो स्टॉक की प्राइस बढ़ गई। एक रीजन जो मैंने सवाल आपको दिया है कि अगर किसी की प्रॉफिट बढ़ जाए, अगर किसी कंपनी का या किसी भी इन्वेस्टमेंट का 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा था वो 3,000 रुपए पे हो गया, भाई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और आपसे उसने एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, लेकिन अब वो आपको कह रही है कि मैं हर साल आपको 2,000 की जगह 3,000 प्रॉफिट दूंगी, तो उसमें भी आपकी स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन सवाल मैंने ये दिया है कि 2,000 से अगर प्रॉफिट 3,000 हो गया, तो अब अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% ही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो जाएगी, ये आपको जवाब देना है। ठीक है। लेकिन मकसद ये है कहने का कि अगर प्रॉफिट बढ़ा तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया और आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जो एक साल पहले या आज तक तो 2,000 कमा रही थी साल के, अब वो 3,000 कमा रही है। अब ये जो कमाने की बात कर रहे हैं, इसमें दो चीजें, अब समझिएगा बड़ा फोकस करके। देखिए, किसी कंपनी का कमाना, जैसे वो आपको 2,000 रुपए प्रॉफिट दे रहा है, अब मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं कि जी आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, और हम, आपकी 20% वही इन्वेस्टमेंट है, मेरी 80% इन्वेस्टमेंट है, और हमने अगेन 10,000 रुपए आपने लगाए और मैंने जो है वो 40,000 रुपए लगाए, टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 की हो गई, आपका 20% हिस्सा है, मेरा 80% हिस्सा है, और मैं उस साल कमाता हूं 10,000 रुपए। अब आप कहेंगे अच्छा जी 50,000 रुपए पे आपने 10,000 साल के कमा लिए, लेकिन मैं आपको प्रॉफिट कैश की सूरत में नहीं देता, लेकिन आपकी प्रॉफिट को मैं अपनी कंपनी में रखता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने आपको डिविडेंड तो नहीं दिया, क्योंकि कैश की सूरत में अगर आपको वो प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता तो वो आपका डिविडेंड हो जाता, लेकिन क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में ही उसको रखा, तो इसका मतलब है कि मैंने उस एडिशनल प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया आपके बिहाफ में। तो दो तरह की कंपनीज होती हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप ये देखें कि फौजी फर्टिलाइजर जो है, वो जो एफएफसी है, वो हर साल आपको 15, 16, 17 रुपए डिविडेंड दे देता है, और उसकी अर्निंग भी 18, 20 रुपए की होती है। अब हम अर्निंग्स, पर शेयर अर्निंग्स की बात कर रहे हैं और पर शेयर डिविडेंड की बात कर रहे हैं, अमाउंट में बात नहीं कर रहे हैं, हम पर शेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं कि वो एक शेयर के ऊपर 18 रुपए, या हाइपोथेटिकली या अंदाजन बात कर लेते हैं कि 20 रुपए पर शेयर कमाता है, तो आपको 20 रुपए में से 15 रुपए पर शेयर रिटर्न कर देता है, क्योंकि आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट की हुई है, आप ऑनर हैं, तो आपको रिटर्न कर देता है। जब आपको रिटर्न कर देता है 20 रुपए कमा के 15 रुपए, तो अब जो उसने एडिशनल कंपनी में पैसे लगाए वो 5 रुपए ही लगाए। तो मतलब अगर मैंने 50,000 रुपए की आपके साथ कंपनी बनाई थी और 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अब मैंने 10,000 रुपए उस कंपनी में रहने दिए, तो मेरी टोटल कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई 60,000, राइट, जो टोटल कंपनी के पैसे लगे हुए हैं। लेकिन अगर उसमें से मैं 8,000 रुपए निकाल लेता कैश की सूरत में, तो मेरी कंपनी का साइज हो जाता 60,000 की जगह पे 52,000। तो एफएफसी क्या करता है, एफएफसी अपनी अर्निंग्स में से उस कैश को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और जितनी शेयर होल्डिंग मार्केट में होती है उसका डिविडेंड वो मार्केट वालों को दे देता है, और बाकी जो इनकी अपनी शेयर होल्डिंग है उनका वो खुद डिविडेंड ले लेते हैं।
उसके बरक्स अगर आप देखें लकी सीमेंट को, तो लकी सीमेंट का जो डिविडेंड पर शेयर होता है वो 4, 5, 8 रुपए, 7 रुपए, और एक जमाने में तो वो 2, 1 रुपए देते थे। तो वो कमाते तो हैं 50 रुपए, 60 रुपए पर शेयर, लेकिन वो डिविडेंड ज्यादा नहीं देते। तो वो क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं। अगर आप लकी सीमेंट के 2005-6 से देखें तो वो साल के 4 रुपए देते थे और कमाते थे 15 रुपए, 16 रुपए। तो वो जो नेट 10-11 रुपए पर शेयर उनको जो बचता था वो री इन्वेस्ट कर देते थे। वो पैसा कंपनी में ही रहने देते थे। जब 2-3 साल तक वो पैसा जमा हो जाता था तो वो कोई प्रोजेक्ट ले लेते। जैसे इन्होंने 2014 में आईसीआई की कंपनी बाय कर ली। जब इन्होंने आईसीआई की कंपनी बाय की तो उन्होंने आपसे तो कोई पैसे नहीं लिए। आप एज अ शेयर होल्डर थे तो वो आपके पास तो नहीं आएगा जी अब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप जो है वो हमें अलग से पैसे लगाएं, नहीं, क्योंकि उन्होंने आपका डिविडेंड इतना कम रखा था, उन्होंने आपको कैश की सूरत में प्रॉफिट कम दिया था, तो वो आपका प्रॉफिट जमा होता रहा कंपनी के अंदर। तो जब वो प्रॉफिट अच्छा खासा कैश की सूरत में जमा हो गया तो उन्होंने उसके बिहाफ, आपके बिहाफ पे और अपनी डिसीजन मेकिंग से एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया और आईसीआई जो कि उस वक्त भी अच्छा कमा रही थी लेकिन अब और ज्यादा अच्छा कमा रही है। तो क्या हुआ कि उनके इन्वेस्टमेंट करने से जब वो कंपनी अच्छा कमा रही है तो आप जो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई थी लकी सीमेंट के अंदर उसका प्रॉफिट भी बढ़ गया। फिर 2, 4, 5 साल तक वो डिविडेंड कम देते रहे लेकिन वो अपने एक्सेस पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे को जमा करते रहे। और जमा करने के बाद उन्होंने किया का जो है वो लॉन्च कर दिया, ऑटो बिजनेस में चले गए, वो भी बहुत अच्छा हो गया। फिर उन्होंने पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर दी और न जाने अब आगे जाके कितनी और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन आप सोचें कि लकी सीमेंट का अगर आप प्रॉफिट देखें और कंपेयर टू जो डिविडेंड या जो कैश की सूरत में इन्वेस्टर को वापस करते हैं वो देखें तो वो बहुत मिनिमल सा होता है। तो सारा प्रॉफिट वो अपने पास रिटेन करते हैं और रिटेन करने के बाद वो देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है तो वो उसको अवेल करते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि देखें, एक तो आपने उस सीमेंट कंपनी के अंदर सीमेंट समझ के बिजनेस किया था, लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली तब्बा साहब का विजन बहुत ब्रॉड है और बहुत बहुत ज्यादा वो अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और मैं तो हमेशा जो है वो ये कहता हूं कि अगर मुझे बिजनेस सीखना हो तो मैं मोहम्मद अली तब्बा साहब की जो है वो गाइडलाइन के मुताबिक चलूं या जो जिस तरीके से वो बिजनेस करते हैं उनके हिसाब से चलूं कि उनका बिजनेस करने का अंदाज जो है वो बिल्कुल जो है वो बहुत ही डायनेमिक है, बड़ी डायनेमिक थॉट प्रोसेस वो रखते हैं और जिस बिजनेस में जाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो खैर वो मैंने इनकी तारीफ इसलिए की कि वो डिजर्व करते हैं और जिस तरीके से इनकी कंपनी ने जो है वो पिछले 20 सालों में परफॉर्म किया है अंडर द मैनेजमेंट ऑफ मोहम्मद अली साहब, वो इस तारीफ के हकदार हैं। तो आप समझें कि उस कंपनी की स्ट्रेंथ जो कि 1998, 2000, 2001 में बिल्कुल लो पे थी और जब सीमेंट का बिजनेस इतना अच्छा पाकिस्तान में नहीं चल रहा था और बड़े मसले हो गए थे, तब से लेके 2023-24 आज आप देखें तो आप लकी सीमेंट को सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं कहते, आप कहते हैं जी ये तो ऑटो का भी काम करते हैं, ये तो आईसीआई भी करते हैं, ये तो केमिकल बिजनेस में भी हैं, ये तो पावर प्लांट भी रन करते हैं और ये तो फिर सीमेंट के अंदर भी लार्जेस्ट इन्होंने सीमेंट फैक्ट्रीज लगाते गए। पहले इनके पास 2 मिलियन टन का प्लांट था, फिर उन्होंने 4 मिलियन टन का कर लिया, फिर 6 मिलियन टन का कर लिया, अब 10 मिलियन टन पे पहुंच गए। तो 10 मिलियन टन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक दुकान है और आप एक दुकान से महीना 25,000 रुपए कमा रहे हैं और आपने दूसरी दुकान भी कर ली तो 25 की जो और दूसरी दुकान जो आपने खरीदी वो एक दुकान से नफा जमा करते करते फिर खरीदी। आपने अपने घर वालों से नहीं कहा कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो कि मैं ये दुकान खरीदूं। तो ये तो बहुत ही समझदार बिजनेस अप्रोच हुई ना। तो मैं इसलिए हमेशा लकी सीमेंट को जो है वो और इसकी एग्जांपल को और इसके बिजनेस एग्जांपल को हमेशा देता हूं और कभी भी मुझसे कोई बात करता है। लेकिन आप एक बात समझें, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो किसी स्टॉक को आप बाय करते हैं, फिर दूसरे दिन किसी स्टॉक को बाय करते हैं, फिर तीसरे दिन किसी स्टॉक को बाय। अभी मैं बड़ा मुझे मतलब अफसोस भी हुआ और शायद थोड़ी हंसी भी आई कि 1-2 दिन पहले जब साजगार इंजीनियरिंग को जो है वो लोअर लॉक लग गया तो काफी ज्यादा मैंने ग्रुप्स में देखा कि लोग कह रहे थे अल्लाह का शुक्र मैं तो निकल गया, मैं तो बच गया। और मैं सोच रहा था कि यार लोगों की थॉट प्रोसेस कितना नैरो है। अगर आपने इस स्टॉक को 700 पे या 650 रुपीज पे लिया था तो मतलब आपने कुछ सोच के नहीं लिया था, क्योंकि अगर आपने 50 रुपीज या 20 रुपीज कमा के सेल कर दिया और आप शुक्र अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको ना स्टार्टिंग का पता था ना एंडिंग का पता। और अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। आप एक एग्जाम्पल समझें कि अगर आप फिशिंग के लिए जाते हैं तो आप समंदर की डीप में आपको ये तो पता होता है कि मछलियां बहुत हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि आपको कौन सी मछली मिलेगी। अब अगर आप डोर डालते रहें, आप जो है वो फिशिंग करने के लिए जो है वो उसको यूज करते रहे उस टूल को और आपको छोटी छोटी मछली लगती रहे, तो इसकी वजह ये है कि आपको पता ही नहीं है कि बड़ी मछली की वाइब्रेशन कैसी होती है और छोटी मछली की वाइब्रेशन कैसी होती है। बस आप तो डालते हैं और निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं। जबकि आपके बराबर में एक स्मार्ट बंदा जिसने फुल ट्रेनिंग ली हुई है फिशिंग की, अगर वो बैठेगा तो वो जब भी एक्सट्रैक्ट करेगा, जब भी वो कैच करेगा,
वो हमेशा अच्छी बड़ी मछली पकड़ेगा। उसकी वजह एक ही है कि उसे पता चल जाता है कि यार ये वाइब्रेशन जो है ये एक बड़ी मछली का वाइब्रेशन है, जो कि डीप सी में जो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हाथों की फीलिंग से मुझे पता चल रहा है। तो आप अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं, आप म्यूचुअल फंड्स को और ईटीएफ्स को खरीद के अपने पैसे की ग्रोथ को, अपने पैसे की वैल्यू को जाया ही करेंगे, क्योंकि वो रिटर्न्स आपको नहीं मिल सकते जो आप अपने लिए खुद करेंगे कंपेयर टू। देखिए म्यूचुअल फंड का टारगेट क्या होता है, किसी म्यूचुअल फंड का टारगेट क्या होता है कि अगर केसी 100 इंडेक्स 10% जो है वो उसने रैली की है, तो उनको 11% रैली पे वो अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कि देखिए जी हम तो इस इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। लेकिन आप अपने रिटर्न को क्यों डिपेंड करते हैं किसी की रैली के ऊपर? नहीं करें। आपको मैंने पहले भी उस वीडियो में समझाया था कि जो बॉटम अप अप्रोच होती है, जिसमें आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देख के जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कंपनीज को स्टडी करें, आप थोड़ा टाइम लगाएं, इतनी जल्दबाजी मत करें। और ये यहां से वहां पुदक के, वहां से यहां पुदक के आप समझते हैं कि आप थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। एक बड़े कैसीनो में, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, आप एक छोटे छोटे गेम्स को लेकर जो है वो खुश हो जाते हैं, और एक बड़े से लॉस में आप फंस के जो है वो फिर जो है वो नाराज होकर चले जाते हैं। और यही वजह है कि हमारी मार्केट में जो 2.5-3 लाख यूआईएन्स हैं, इसकी वजह यही है कि लोग जो है वो उस तरह की अप्रोच के साथ, कि जो स्टिकी अप्रोच होती है, आप अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर्स ले लें, आप लोकल कंपनीज में जो नामवर कंपनीज हैं उनके शेयर्स ले लें, वो कभी ना कभी जरूर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अपने पैसे को जाया करना, ट्रेडिंग अप्रोच रखना, फिर फुल फ्लैश ट्रेडिंग अप्रोच रखना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत अप्रोच है और अच्छे प्लेटफॉर्म का बैड यूटिलाइजेशन है। तो मैं बात कर रहा था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, जिस तरीके से लकी सीमेंट का मैंने आपको बताया कि वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते गए, आपको डिविडेंड नहीं दिया इतना ज्यादा, लेकिन क्योंकि उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी होती गई, तो एफएफसी 100 रुपीज से एक जमाने में, मतलब वो एफएफसी के बारे में कहा जाता है वो ये 100 रुपीज वाला बॉन्ड है, अब तो बढ़ गया है, लेकिन उसके बढ़ने की भी डेफिनेटली रीजंस हैं जो हम टाइम बाय टाइम एक्सप्लेन करते रहेंगे। लेकिन समझें कि वो अपने प्राइस बैंड में होता है 70-80 से लेके 140-150 तक, जबकि लकी सीमेंट जो है वो एक वक्त में 1000 रुपए पे भी गया था और 400 रुपए पे भी आया था, जब बहुत ज्यादा वर्स्ट हालात हो गए थे पाकिस्तान के। लेकिन ये कंपनी ग्रोथ कंपनी होती है। ये जब आप नया बिजनेस लेते हैं और आप अपने आप को एक्सपैंड करते रहते हैं, तो आप, इसका मतलब ये कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। जबकि एफएफसी एक स्टेबल बिजनेस है, उसे एफएफसी की एक कैपेसिटी है कि भाई वो कितना यूरिया बना सकता है, उसे ये भी पता है कि पाकिस्तान में कितनी डिमांड है और मेरा यूरिया बिक जाएगा। जब उन्होंने एडिशनल कोई प्लांट लगाना ही नहीं है और उस पैसे को वो रख के क्या करेंगे, तो उनका रीजन डिविडेंड दे देना वो भी सही है कि वो पैसे रखेंगे तो वो किसी और बिजनेस में नहीं जाते। उनका स्पेसिफिकली यूरिया प्रोडक्शन का बिजनेस है, उन्हें पता है कि हमारी जितनी प्रोडक्शन है उतना हमारा बिक जाएगा। जब वो उनका सेल हो जाता है तो वो आपके अर्निंग को लेकर आपको पैसे वापस दे देते कि भाई ये आपके प्रॉफिट के पैसे आप रख लें, अब आप चाहें किसी जगह पे भी उसको इन्वेस्ट करें, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर से कोई एवेन्यू नहीं है। लकी सीमेंट कहता है कि नहीं जी, अगर आपने मेरे साथ सीमेंट में इन्वेस्टमेंट की, मैंने आपको अच्छे पैसे बना के दिए, अब आप थोड़े से पैसे रखें और मैं आपको बाकी पैसे किसी और जगह पे इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा बिजनेस करने आता है और मैं अच्छा, और फिर ट्रैक रिकॉर्ड से साबित भी होता है। तो ये तो बात रही कि आपकी प्रॉफिट ऊपर गया लेकिन आपको कैश मिला या नहीं मिला। और दूसरी बात जो हमने की कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या आपकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस जब बढ़ेगी, या तो आपका जो रिटर्न आपको चाहिए वो कम हो जाए, जैसे अगर आप पहले 20% मांग रहे थे अब आप 15% पे भी खुश हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर आपकी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाए। अब वो प्रॉफिट में आपको पैसे मिले इन टर्म्स ऑफ कैश या ना मिले वो एक अलग चीज है, लेकिन आपकी स्टॉक की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। एक तो ये हो गई जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड है। एक बड़ी एग्जांपल मुझे याद आ रही है, और ये दूसरा पॉइंट है कि किसी कंपनी के पास बहुत अच्छा एसेट है, लेकिन मार्केट के हालात की वजह से या उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अब अच्छी नहीं है। अब एसेट का क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूं। और बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं पिछले 3 सालों से लोगों को इन्वेस्ट भी करवा रहा था उसके अंदर, लेकिन अगेन वो एक साइड स्टॉक था और मुझे डर भी लगता था कि लो फ्लोट का स्टॉक था, तो लोग आपको मिसजज ना करें, लेकिन मैं हमेशा मुझे ये स्टोरी बड़ी पसंद थी। अब तो वो एक्सरसाइज हो गया। आज से 3-4 साल पहले मैं एक दफा जो है वो रीजेंट प्लाजा गया और मैंने वहां पे कोई स्विमिंग के लिए एडमिशन लिया, मुझे शौक था, तो मैंने कहा चले सीखते हैं, 4-5 साल की पहले की बात है। तो मैंने सोचा कि यार ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और ये लिस्टेड होती, तो किसी ने मुझे कह दिया कि भाई ये तो लिस्टेड है। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहा ये पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट के नाम से जो कंपनी है वो एक्चुअल में रीजेंट प्लाजा ही है। तो मैंने कहा अच्छा। जब मैंने रीजेंट प्लाजा की फाइनेंशियल्स देखे तो मुझे पता चला कि ये कंपनी, इस कंपनी के पास ये जो रीजेंट प्लाजा है इसके पास 13,000 स्क्वायर यार्ड का जो है वो जमीन है, जिसकी वैल्यू कम से कम 9-10 अरब रुपए बनती थी। लेकिन जब मैंने मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू देखी तो वो 1 से 1.5 अरब रुपए की थी। आप समझिएगा बात को कि जमीन की वैल्यू, अगर मैं आज वो जमीन में बेचने के लिए जाऊं
तो 10-12 अरब रुपए की बनती है, जो कि मेरे ख्याल में इतने की 9, साढ़े 9, 10 अरब रुपए में SIOT को इन्होंने सेल की है। लेकिन उस वक्त अगर मैं उस कंपनी के शेयर्स मार्केट से 100% ले लेता, जबकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 100% शेयर्स आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि स्पॉन्सर के पास, जो कंपनी की जो ऑनर्स हैं उसके पास शेयर्स होते हैं, और जितने शेयर्स वो मार्केट में फ्लोट देते हैं, ऑफर करते हैं, उतने ही होते हैं। तो वो मार्केट में उनके शेयर्स थे 10%, 90% जो कंपनी के पास, कंपनी के शेयर्स थे, वो ऑनर्स के पास थे। अब हुआ ये कि मैंने थोड़े शेयर्स ले लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा, अब ये तो जमीन जब बिकेगी, क्योंकि होटल का अपना प्रॉफिट कोई नहीं था, जो इसके ऊपर होटल चल रही थी उसमें रिसेंटली कोई फायर इंसिडेंट भी हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, तो लोगों का ये, और फिर पाकिस्तान के हालात भी ऐसे थे कि कोई इतनी ज्यादा टूरिज्म नहीं हो रहा था कराची के अंदर, तो उस वजह से वो स्टॉक की प्राइस कम थी, और स्टॉक प्राइस कम होने की वजह से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई 1 से 1.5 बिलियन रुपीज का था। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर मैं लेने के लिए जाता तो मुझे वो पूरी कंपनी नहीं मिलती, मैक्सिमम मुझे 10% की होल्डिंग मिलती, और वो भी डिपेंड करता है कि अगर कोई सेल करता रहता उस प्राइस पे, तो वो प्राइस उसकी कोई 80-85 रुपीज चल रही थी। तो मैंने अपने लिए कुछ, जो मैं 2-4 शेयर 5 शेयर हमेशा लेता हूं मेरी एपिटाइट के हिसाब से, क्योंकि हम इतने पैसे नहीं है, लेकिन जितने भी हैं तो मैं उस हिसाब से 5-10 शेयर लेता रहता था कि भाई ये मेरे पास सेविंग हो गई तो चले 10 शेयर ले लेता हूं। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको अब नहीं बेचूंगा। लेकिन इसमें बैठ क्या थी, देखें, एसेट होता है आपका असासा। तो उस कंपनी का जो जमीन थी, अब जमीन तो डेप्रिशिएट भी नहीं होती, मतलब जमीन ना गलती है, ना खराब होती है, ना कुछ होता है, और बिल्कुल आइडियल लोकेशन थी। जो उसकी बिल्डिंग की वैल्यू थी वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो असल जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी था वो ये था कि यार जमीन। लेकिन लोगों से मैं बात करता था कि जी आप ये कंपनी क्यों नहीं खरीदते मार्केट से, तो लोग कहते थे कि यार पता नहीं, आज पिछले 10 साल तक भी सेल नहीं हुई है, और अगले 10 साल तक भी अगर ये जमीन सेल नहीं होगी तो हमारे पैसे फंसे रहेंगे। और मैं ये सोचता था कि अगर मेरे पैसे फंसे रहे, तो अगर आज मैं जाके किसी प्रॉपर्टी में, किसी रियल एस्टेट में लेने जाऊं, तो मुझे 1.5-2 करोड़ रुपए से कम की कोई छोटा सा भी जो है वो प्लॉट नहीं मिलेगा। और अगर आज से 15-20 साल पहले चले जाएं, तो आज जहां पे ये गुलशन मेमार और ये जो सारे के सारे जो एरियाज हैं, रिमोट एरियाज, जो रिमोट एरियाज कहलाते थे, अब तो कराची का हिस्सा हो गए, ये तो उस वक्त जो बड़े बुजुर्गों ने जो जमीनें ले ली थी, उनके तो पैसे बोल उठे आखिर। वो 2-2 लाख रुपए के प्लॉट लिए थे और उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए के बेचे। ये फेज 8 देख लें। तो जमीन कभी ना कभी बोलती तो है। तो मैं कहता था ठीक है यार, अब उनको समझ में नहीं आता तो वो ना लें, लेकिन मुझे समझ आता तो मैंने अपनी एपिटाइट के हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। मैंने 100 रुपीज पे भी लिया, मैंने 80 रुपीज पे भी लिया, लेकिन मैं कभी ये नहीं देखता था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्योंकि उसकी होटल की कोई प्रॉफिटेबिलिटी थी नहीं और उसका कोई लॉस भी नहीं आता था। लेकिन मुझे पता था कि जिस दिन ये बेल कटेगा, उस दिन मुझे गोश्त मिलेगा, उस दिन गोश्त बटेगा। मतलब ये एक कहावत है जो मैंने आपके साथ ऐसे ही शेयर कर दी कि जब बेल कटेगा तब गोश्त बटेगा। अब आपको ये कहानी समझ आए ना आए, कहावत समझ आए ना आए, लेकिन ये एक कहावत। तो हुआ ये कि अभी 1-1.5 साल पहले मैंने कोई नोटिस आया कि भाई ये कंपनी के मालकान जो है वो रेडी हो गए हैं इसको सेल करने के लिए, और SIOT को इन्होंने सेल किया। उसके बाद मैंने कोई फॉलोअप नहीं लिया कि अब वो कितने में डील हो गई या क्या हुआ, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में और पर्सनल चीज़ों में एंगेज हो गया था। लेकिन आज भी मेरे पास वो थोड़े बहुत शेयर्स पड़े हुए हैं, और मैं यही सोचता हूँ कि मैं उसको कभी बेचूंगा नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कि इसकी प्राइस कितनी हो गई, लेकिन मैं लोगों को ये आइडियाज देता था। इस आइडिया देने से हुआ ये कि अगर किसी ने मेरा आइडिया बाय कर लिया, और अगर किसी ने 100 या 120 रुपीज पे उस इन्वेस्टमेंट को कर दिया, तो मुझे ये नहीं पता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी मुझे तो पता था कि ये 2 साल बाद कंपनी बिक जाएगी, नहीं। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में जमीन की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, अगर ये कंपनी नहीं भी बिकती तो जो 13,000 गज की जमीन की वैल्यू आज अगर 12 अरब थी, तो अगले 5 सालों में उसको 20 अरब हो जाना था। तो मेरा तो नुकसान कहीं से ही नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो मैनेजमेंट कुछ गलत करती, लेकिन मैनेजमेंट भी गलत कैसे करती, क्योंकि 90% शेयर्स मैनेजमेंट के पास थे। तो अगर कुछ भी गलत करती तो ज्यादा नुकसान उनका होता, मेरा कम होता, क्योंकि मेरे पास तो मार्केट में ही 10% है और उसका कोई 0.001%। अब आप सोचें कि एक छोटी सी स्टडी, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, कि मैं गया रीजेंट प्लाजा, ना मैं कभी जाता ना मैं कभी सोचता। तो आप भी अपने सराउंडिंग में जब निकलें तो चीजों को देखें, लोगों से पूछने के बजाय कि जी मुझे 2 रुपए की टिप दे दो, ये बता दो, वो बता दो, आप ये सोचें कि यार ऐसा कोई आइडिया मेरे जहन में आ जाए, तो आप उसको स्टडी करें, फिर लोगों से डिस्कशन करें उस आइडियाज के ऊपर। और मैं 100% कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी प्रॉफिटेबल कंपनी ले लेंगे जिसका आपको कभी जिंदगी में बेचने का दिल नहीं करेगा। तो ये आप इस बात को रियलाइज करें कि एसेट के ऊपर भी फिर क्या होता है कि वो 100-125 रुपए वाली कंपनी अगर उसकी डील मटेरियलाइज हो जाए, या वो एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, या फर्ज करें एक कंपनी और थी, मुझे इसका नाम शायद इंपीरियल शुगर थी या कौन सी थी, तो उस कंपनी का जो है वो कोई जमीन थी, वो जमीन उन्होंने सेल कर दी अलग से, तो उसकी जो है वो वैल्यू बढ़ गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। कोहाट सीमेंट आप देखें तो कोहाट सीमेंट हालांकि सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन इनके पास भी 5 बिलियन रुपीज या कोई 6 बिलियन रुपीज की जो है ना वो जमीन इन्होंने लेके रखी हुई है। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन वो आप समझ लें कि बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री में मिल रही है अगर आप मार्केट से जाके बाय करेंगे उसकी शेयर्स को। लेकिन आपको लेके बैठना होगा। इसलिए मैं कहता हूं आप 5 शेयर लें, आप 10 शेयर लें,
कोई 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 इसमें हंसने वाली या कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, नहीं। आपने अपना टाइम पूरा लेना है, अपने जो पैसे आपके पास सेविंग वाले हों, जिसकी आपको अगले 10 साल तक जरूरत ना हो, वो इन्वेस्ट करें, निकल आए इस सारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। अच्छा, अब तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊं, जो रिसेंटली हुआ है, आप देखें पीए पार्क सुजुकी मोटर। अच्छा, जो तीसरी एक्टिविटी है जिससे स्टॉक प्राइस या आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ जाती है, वो होती है कि जब कंपनी अपने ही शेयर्स बाय कर ले या उसको डीलिस्ट कर दे। कैसे? अब पार्क सुजुकी मोटर देखें, वो एक जमाने में 700-800 रुपए का भी शेयर था, और रिसेंटली जो है वो आज से कोई कुछ महीनों पहले ही कोई 120 रुपए का भी था, इवन के 90 रुपीज पे भी चला गया था। लेकिन वो जो इसकी मूवमेंट थी, वो उसके जहन में, लोग इन्वेस्टर्स के जहन में ये आता था कि किस तरीके से पार्क सुजुकी आगे गाड़ियां बेचेगी, जबकि कंट्री में डॉलराइजेशन का पूरा मामला चल रहा है और काफी ज्यादा जो है वो गाड़ियां बिक नहीं रही हैं और स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन उस कंपनी की, उस प्लांट की, उसकी सारी की वैल्यू अपनी जगह पे थी। अगर वो कंपनी एक्चुअल में कोई बाय कर लेता तो वो 600-700 रुपए का ही पर शेयर पड़ता। लेकिन क्योंकि मार्केट में लोग प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देख रहे थे और प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन थी, और एक साल पहले इन्होंने इतना बड़ा लॉस भी दिया था, तो उस वजह से उस कंपनी की शेयर वैल्यू नीचे आ गई थी। अब जैसे ही उस कंपनी ने अपनी ये अनाउंस किया कि हम इस कंपनी को मार्केट से डीलिस्टिंग कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी आपसे शेयर्स बाय कर लेगी। आप ये देखें कि कंपनी किस तरीके से ऊपर चलेगी। तो वो बिजनेस जो पाकिस्तान में बहुत थोड़े लोग करते हो, जैसे गाड़ियों का बिजनेस बहुत थोड़ी कंपनीज करती हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर का बिजनेस बहुत थोड़ी कंपनी करती है, एक एफएफसी है, एक ईफर्ड है। तो ये बिजनेसेस के अंदर जो है वो आप रहें, थोड़ा बहुत अपना स्टेक रखें इन बिजनेसेस में, तो इस तरह से भी जो है वो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है। अब लास्ट मैं आपको बताऊं कि 2-3 चीजें आप एक और ध्यान में रखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एफएफसी जो है वो एक स्टेबल प्रॉफिट के साथ चलता है। ये जो सीमेंट बिजनेस होता है, ये बड़ा एक साइकिल, इसका एक साइकिल होता है, तो इसको सिक्लिकल बिजनेस कहते हैं। जिस बिजनेस की अर्निंग्स अप डाउन होती रहें, और सीजनल बेसिस हो या सिक्लिकल बेसिस पे हो, उसकी स्टॉक प्राइसेस भी बहुत ज्यादा अप डाउन होती है। तो उसमें आपका ज्यादा फोकस उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना होना चाहिए। और जिस बिजनेस की स्टेबल बिजनेस हो, जैसे एफएफसी का है, जिस तरीके से बैंकिंग है, बड़ा स्टेबल है बिजनेस है, कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होता, आपके डिपॉजिटर्स होते हैं वो आते ही हैं, बैंक्स का फायदा ये है कि वो आपको जो है वो 2% पे करते हैं, और जब वो लोन देते हैं, जब उनके पास डिपॉजिट आता है, जब आप पैसे रखवाते हैं, तो आपको 2%, 4%, 6%, 8% देते हैं। तो बीच में जो बैंक्स का मार्जिन होता है, और जब कोई लोन लेने जाता है उनके पास से, तो वो 12%, 20% इतना चार्ज करते हैं। मैं एक लमसम या बॉलपार्क नंबर की बात कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे रहा, लेकिन बीच में जो बैंक का जो स्प्रेड होता है, जो उनकी प्रॉफिट होता है, वो 5, 5.5, 6%, 6.5% का होता है। तो ये एक स्टेबल बिजनेस होता है। इसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी का स्पॉन्सर या ऑनर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन जब आप वॉलेटाइल बिजनेस में जाएं, किसी सीजनल बिजनेस में जाएं, किसी सिक्लिकल बिजनेस में जाएं, तो फिर आपको स्पॉन्सर की, मतलब जो कंपनी के ऑनर्स हैं, उनकी रेपुटेशन भी देखनी है, आपको बिजनेस का नेचर भी देखना है, और इसके अलावा आपको लोगों से उसके बारे में बातचीत भी जरूर करनी है। तो आज का सेशन आज हम यहां पे एंड करते हैं। ऑलमोस्ट 31 मिनट्स का हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और आपसे फिर जिक्र करेंगे सारी चीजों का, और किसी टॉपिक के साथ, और अच्छे टॉपिक के साथ। एंड में मैं ये कहता रहूं कि आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने आप को ई कॉमर्स से रिलेटेड जरूर करें। जरूर आप ई कॉमर्स से खुद को रिलेट करें। और एक बार गुड न्यूज आपको दूं कि हमने जो है वो मैंने जो फौजी फाउंडेशन सिक्योरिटीज में मैंने जब अपना पीरियड गुजारा था, तो हमारा जो फॉरेन ब्रोकर था वो मक्वायरी कैपिटल था। तो उन्होंने वो दुनिया में जो है वो काफी रेप्यूटेबल हैं कमोडिटीज की, जो वो एनालिसिस करते हैं उसके अंदर, ग्लोबल कमोडिटीज की। तो उन्होंने जो है वो कल कोई रिपोर्ट शाये की है, जो मैंने ब्लूमबर्ग पे देखी, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो लगता है कि $80 से भी नीचे आ जाएंगी आगे जाके। तो ये बड़ी गुड न्यूज है पाकिस्तान के लिए भी, और ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए भी, कि भाई आपकी इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई थोड़ी कम होगी, और पाकिस्तान की महंगाई भी आगे जाके थोड़ी कम होगी। तो मुझे लगता भी यही है कि मार्केट के अंदर अभी भी बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत सस्ते हैं। आप फोकस कीजिए, ये अच्छा टाइम है। लेकिन ये नहीं कीजिएगा कि अगले 2 महीने बाद फिर आप सेल कर दें। आज आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें, आप किसी और को पैसे देने के बजाय अपने पैसे की खुद अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, खुद उसकी वैल्यू। अगर आप अपने पैसे को वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई भी आपके पैसे को वैल्यू नहीं करेगा। उम्मीद है आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड ना हो तो कोई और मेरी बात को सुन के कुछ अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।